हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में मेरा वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। पिछले वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और उसमें व्यूज़ भी अच्छा आया है। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग भारतीय पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं एक एक करके डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग राजभाषा के बारे में और राजभाषा से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, उसके पार्ट्स हैं और भी जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम्स और झारखंड में भी जो एग्ज़ाम भविष्य में अगर हो सकता है तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक राजभाषा है तो उसे हम लोग समझ लेते हैं। राजभाषा का मतलब क्या होता है? राजभाषा का मतलब होता है कि भारत सरकार जो है अपने जो भी कार्य है वो किस भाषा में करती है, यानी सरकारी कामकाज जिस भाषा में होती है उसी को राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है और यहाँ की लिपि क्या है? देवनागरी। इसका अनुच्छेद किस में यह बात जो है वो बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो यह है अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी, इसके बारे में बताया है। तो राजभाषा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। राजभाषा जो है वो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक का जो आर्टिकल है वो राजभाषा से संबंधित है। जैसे 343 में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये कहा गया है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग वो समझते हैं 343 में। 345 जो है इसमें ये कहा गया है कि राज्य की सरकारी भाषा चुनने का अधिकार होगा। प्रत्येक राज्य को अपना जो सरकारी भाषा है वो चुनने का प्रावधान होगा। किसमें? तो यह आर्टिकल 345 में कहा गया है कि राज्य का सरकारी भाषा क्या होगा। ठीक है, वो बात है। जैसे कि पूरे अगर देश का बात करें तो उसकी राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन प्रत्येक राज्य को भी अपना राजभाषा चुनने का अधिकार है। जैसे झारखंड का जो है भाषा वो हिंदी है और हिंदी के साथ द्वितीय राजभाषा उर्दू के रूप में चुना गया है। कहीं कहीं आप देखिएगा अंग्रेजी में होता है कामकाज। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो राजभाषा जो चुनने का अधिकार है वो 345 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य को अधिकार है कि वह अपना राजभाषा खुद चुन चुके। ठीक है, और 344 में क्या है? तो राजभाषा से संबंधित कुछ विषय पर सलाह देने के लिए आयोग की नियुक्ति। राष्ट्रपति क्या करेगा कि राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर कोई आयोग बना सकता है। तो आयोग गठन करने का जो है वो बात किस में कहा गया है कि आयोग बना सकते हैं, वो आर्टिकल 344 में कहा गया है। ठीक है, और ये आयोग गठित कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जो है वो करेगा। ठीक है, तो 344 पर ये बात कहा गया है। और 345 में समझ गए हम लोग कि राज्य की सरकारी कामकाज जो है उसकी भाषा चुनने का अधिकार 345 में है। अगर 346 की बात करें, 346 में क्या कहा गया है कि दो राज्य के बीच में और राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो भी संप्रेषण होगा, मतलब जो भी बातचीत किया जाएगा उसके भाषा किस भाषा में होनी चाहिए। तो ये बात है। जैसे अगर मान लीजिए भारत सरकार तमिलनाडु से बात कर रही है तो हिंदी तो वहाँ पे उतना अच्छे से चलता नहीं है साउथ में, तो इसीलिए वो इंग्लिश भाषा में बात हो सकता है। तो ये बात कहा गया है 346 में कि केंद्र और राज्य के बीच जो बातचीत है, या फिर केंद्र और, यहाँ बातचीत कहने का मतलब है हाय हेलो नहीं, बातचीत कहने का मतलब जो पत्रों का जो आदान प्रदान होगा, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, वो 346 के तहत भाषा चुनने का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, एक है 350 जो कि इम्पॉर्टेंट है। 350 में क्या है? 350 से पहले हम लोग 348 देखते हैं। 348 में क्या कहा गया है? 348 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसका कामकाज जो है वह अंग्रेजी भाषा में होगा। यह 348 में कहा गया है। किस में कहा गया है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज है वो 348 में है कि उसमें अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। ठीक है, 350 में अगर हम लोग चले तो राज्य के सभी
राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को, मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा जो है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो है वो अपने जो वहाँ की जो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा है, मतलब मातृभाषा जो है, उसमें ये प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में ही दिया जाए। ये कहा गया है 350 के ए में, ए बोलिए या क बोलिए, तो 350 का क या 350 ए में प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में देने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो हम लोग देखे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ से बनने वाले हैं आपको। अब यहाँ पे है राष्ट्रपति, जो अभी पढ़े हम लोग, राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। यह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आयोग बना सकता है 344 के अंतर्गत, अभी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 21वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? देखिए, समय समय पर भाषाओं को लेकर भी संशोधन किए गए हैं। इस प्रकार से भाषा को जोड़ने के लिए 3 संशोधन किया गया है। पहला संशोधन किया गया था 21वां संविधान संशोधन, और ये हुआ कब था? तो 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। शुरुआत में जो संविधान बना उस समय इसमें जो है भाषा को 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। कितना? तो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी। भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो शुरुआत में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अभी कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और ये किस में है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। याद रखना है, 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी 22 भाषा है, लेकिन शुरुआत में 14 भाषाएं थी। तो 14 के बाद जो पहली भाषा जोड़ी गई वो 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया। और कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो सिंधी भाषा जो है वो जोड़ा गया। कौन सा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो 15वां भाषा यह है। आगे फिर और भी संशोधन हुआ। 21वां के बाद फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन। कौन हुआ? 71वां संविधान संशोधन। यह हुआ 1992 में। कब हुआ? 1992 में, जब आपका डेट ऑफ बर्थ था। ठीक है, तो 1992 में हुआ, और इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को? इसमें 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़े गए, जो कि था मणिपुर। कौन था? मणिपुर, कोंकणी और नेपाली। मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन भाषा? मणिपुर, कोंकणी और नेपाली। और ये कब जोड़ा गया? 1992 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? तो संविधान संशोधन था 71वां संविधान संशोधन। अभी तक हम लोग देख लिए 15वां भाषा जोड़ा गया था सिंधी के रूप में, और 3 इधर, तो 18 भाषा हो गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला जो संविधान संशोधन हुआ भाषा को जोड़ने के लिए, वो 92वां संविधान संशोधन था। तो याद रखिएगा, 21, 71, 92, 21, 71 और 92, 3 संविधान संशोधन हुए हैं भाषाओं को जोड़ने के लिए। 92वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और 2003 में होने के बाद इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को? 4। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। 4 भाषा जो जोड़ी गई वो जोड़ेंगे मैथिली, संथाली, ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 92वां संविधान संशोधन था। इसके तहत इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और कब हुआ था 92वां संविधान संशोधन? 2003 में किया गया है। तो आई होप को ये आपको पसंद आया होगा डिटेल में हर चीज़। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली को किस अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया? तो सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, तो यानी कि इन तीनों को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में किया गया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत
किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो किन भाषाओं को जोड़ा गया? तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इनको जोड़ा गया। यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा कि इन जितने भी हुए हैं, जैसे कि 1992 में, 1967 में और 2003 में जब भी संविधान संशोधन हुआ है, उस समय के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि आपका भी रिवीजन रिकॉल हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 92वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। अब जिस प्रकार की भीड़ है उसे हटाने के लिए तो कुछ भी सवाल बनाए जा सकते हैं, तो आप इसमें अवेयर रहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? हम लोग जानते हैं कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? 344 के तहत किया जा सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। पहली बार जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तो 1955 में किया गया था, और 55 में राष्ट्रपति कौन होंगे जान ही रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उस समय जब 55 में किया गया था तो जो पहले आयोग जो बना इसका राजभाषा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खरे। कौन थे? बीजी खरे। इनको बनाया गया था, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य की भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने का अनुच्छेद किस में है? तो ये बताए अभी कि अनुच्छेद 350 के क या फिर 350 ए में ये कहा गया है, ठीक है। तो भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को जो है मातृभाषा में उनको प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, यह कहा गया है किसमें? यह कहा गया है 350 के क में। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न तो इतना ही है, लेकिन कुछ और हम लोग समझने का इसमें प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रथम राजभाषा आयोग जो देखे उसका गठन 1955 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति एक पूछा जाएगा। प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति, उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाना है। तो प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति जो है इसका गठन 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे, लेकिन राजभाषा संयुक्त समिति जो है उसके अध्यक्ष थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखें कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो भी है कामकाज वो अंग्रेजी भाषा में होगा, यह अनुच्छेद 348 में कहा गया है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। कौन कौन भाषा बाद में जोड़ा गया? तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया, उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें मणिपुर, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया, और उसके बाद 2003 में जो हुआ उसमें 92वां संविधान संशोधन, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। राज्य को सरकारी भाषा चुनने का अधिकार है, अपना जो भाषा है सरकार वो खुद चुन सकती है, यह 345 में कहा गया है। केंद्र और राज्य के बीच की जो भाषा चुनने का अधिकार है कि केंद्र और राज्य सरकार किस भाषा में आपस में बातचीत करेंगे, तो ये 346 में कहा गया है। एक और प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये कहाँ है? तो यह है तिरुपति में। आंध्र प्रदेश जो है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में स्थान तिरुपति, वहाँ पर है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ठीक है। तो यह कुछ प्रश्न थे। एक और प्रश्न है कि केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा की गई थी तो उस समय
जो तमिलनाडु था, कई राज्यों ने इसका विरोध किया था, जिनमें तमिलनाडु भी एक था। तब सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो भी केंद्र सरकार के कार्य होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रयोग, दोनों भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए जो एक्ट कानून लाया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। क्या नाम है? द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। 1963 द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। और इसका विरोध कौन किया था? तब जाकर यह कानून लाया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत सारे राज्य किए थे, लेकिन जो प्रमुख था वो तमिलनाडु राज्य जो है वो किया था। अभी भी देखिएगा तमिलनाडु में रुपए के चिन्ह को परिवर्तित करके अपना जो रुपए का लोगो है वो उन्होंने अपना डिजाइन किया है। तो इस प्रकार से विरोध पहले भी हुआ है, ठीक है, जो कि द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न भले ही कम थे, लेकिन उससे जुड़े हुए फैक्ट जो है बताए हैं वो बहुत सारा बताए हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आज का कैसा लगा। और इसी प्रकार अगले टॉपिक हम लोग बहुत जल्द करेंगे। हो सकता है शाम तक आपको नया और एक वीडियो बनाकर हम आज ही दे दें। चलिए, धन्यवाद।